कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कुछ ही देर में कोर्ट की सुनवाई शुरू हो चुकी थी और सृष्टि को कटघरे में खड़ा किया गया था। सामने चेयर पर जज बैठे थे और पीछे की तरफ कुछ लोग बैठे थे, जिनमें प्रलय भी शामिल था और वेदांश भी। वेदांश चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए प्रलय की तरफ देख रहा था। वहीं प्रलय के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी नज़रें अब सामने की तरफ टिकी हुई थीं। सामने एक लॉयर खड़ा था जो सृष्टि को तिरछी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सृष्टि से बहुत ही तीखे सवाल करने वाला था। एक आदमी अपने हाथों में गीता लेकर सृष्टि के सामने आकर खड़ा हुआ और लॉयर उसकी तरफ देखकर बोला, गीता की कसम खाकर कहिए कि आप जो भी कहेंगी सच के अलावा और कुछ नहीं कहेंगी। सृष्टि ने अपने हाथ गीता पर रखा और बोली, मैं सच ही कहूँगी। वो लॉयर तुरंत बोला, तो बताइए आपने मिस्टर आद्विक का खून क्यों किया? सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। उसका सटीक जवाब सुनकर लॉयर की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, जबरदस्ती? कैसी जबरदस्ती? सृष्टि ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और बोली, जबरदस्ती में ऑप्शंस और वैरायटी होती है क्या? उसका जवाब सुनकर लॉयर गुस्से से बोला, मेरे सामने ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए मिसेस राणा। मैंने आपसे जो सवाल पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। सृष्टि बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, मेरे हिसाब से ज़बरदस्ती का मतलब सिर्फ ज़बरदस्ती होता है। उन्होंने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे गलत तरीके से छुआ और इसके आगे मुझे नहीं लगता मुझे आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत है। लॉयर तुरंत बोला, ऐसे कैसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है? आखिर हमें भी तो पता चले उन्होंने किस तरह से आपके साथ ज़बरदस्ती की, आपको कहाँ पर छुआ, ऐसा भी उन्होंने क्या कर दिया जो आपने उनका सीधा मर्डर कर दिया, वो भी इतना ज़्यादा ब्रूटल, जैसे वो कोई इंसान ना होकर कोई चीज़ हो जिसे आपने पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया हो। सृष्टि की आंखों में नमी तैर गई। वो खुद को संभालते हुए बोली, चीज़ तो उन्होंने मुझे समझा था जो वो मुझे तोड़ने मरोड़ने में नहीं बल्कि मुझे पूरी तरह से ख़त्म करने में लगे थे। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए। आप लोगों को ज़बरदस्ती का मतलब समझना है ना? तो मैं बताती हूँ आप लोगों को मैं किस ज़बरदस्ती की बात कर रही हूँ। उन्होंने मेरा रेप करने की कोशिश की थी और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा कि रेप क्या होता है। प्रलय अपनी जगह पर खड़ा सृष्टि की तरफ देख रहा था। सृष्टि स्ट्रांग है वो जानता था, लेकिन इतनी स्ट्रांग होगी ये उसे पहली बार पता चल रहा था। वहीं वेदांश चुपचाप सृष्टि की तरफ देख रहा था। लॉयर सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, आप सरेआम झूठ बोल रही हैं मिसेज राणा। मिस्टर आद्विक राय ने आपका रेप करने की कोई कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो तो आपकी ननद को मनाने के लिए वहाँ पर आए थे। आपकी ननद जो उन्हें छोड़कर वापस आपके घर आ गई थी, जिसके कान भी आपने ही भरे थे। वो तो आपकी ननद से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते थे। लेकिन आप मिस्टर आद्विक से नफ़रत करती थी क्योंकि वो आपके पति के राइवल थे। उनकी वजह से आपके पति को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था, इसलिए आपने उन्हें मार डाला। सृष्टि चिल्लाकर बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मिस्टर राणा को किसी की वजह से नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ सकता। वो बिजनेस में टॉप पर हैं और उन्हें कोई हरा नहीं सकता, बेशक से उनके कितने ही राइवल क्यों ना हो। लेकिन कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो मेरे मिस्टर राणा को हरा सके। उनकी बात सुनकर लॉयर तुरंत बोला, जिस तरह से आप अग्रेसिव हो रही हैं ऐसा लगता है जैसे मर्डर करना आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तभी सृष्टि का लॉयर एकदम से उठा और बोला, बस कीजिए मिस्टर गर्ग, कितना नीचे गिरेंगे आप अपनी बात को प्रूफ करने के लिए? आप कैसे मिसेज राणा पर इस तरह के आरोप लगा सकते हैं? हर कोई जानता है कि मिस्टर प्रलय राणा बिजनेस में कैसी पोजीशन पर हैं। ऐसे में उनके राइवल्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने हर राइवल को इस तरह से मारते फिरेंगे। ऐसे तो फिर शायद कोई बचेगा ही नहीं। सृष्टि गुस्से से मिस्टर गर्ग को देख रही थी। वहीं मिस्टर गर्ग मिस्टर जतिन की तरफ देखते हुए बोले,
ये आप मुझे मत समझाइए, मेरे पास प्रूफ है कि मिस्टर राणा आद्विक से कितनी ज़्यादा नफरत करते थे। इसलिए उन्होंने उनके बिजनेस शेयर्स को भी खरीद लिया था। वो उसे पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन मिस्टर आद्विक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए उन्हें हराना मिस्टर राणा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए आखिर में उन्होंने अपनी बीवी का इस्तेमाल किया। मिस्टर आद्विक जब उनकी बहन नताशा से मिलने होटल में आए हुए थे तो उन्होंने अपनी बीवी को वहां पर भेजा और फिर उनकी बीवी ने वहां पर मिस्टर आद्विक का मर्डर कर दिया। तभी सृष्टि के लॉयर जतिन मिस्टर गर्ग की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर गर्ग, वैसे कहानी आपने अच्छी बनाई है, लेकिन अब इस कहानी का क्लाइमेक्स देखने का वक्त आ गया है। मैं कोर्ट से अपील करता हूँ कि मुझे मेरे सबूत सामने रखने की इजाज़त दी जाए। जज ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोले, परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर जतिन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई और उन्होंने सामने खड़े अपने आदमी की तरफ देखा और फिर उसे प्रोजेक्टर चलाने के लिए कहा जिस पर एक वीडियो दिखाई जा रही थी। उस वीडियो के ऑन होते ही प्रलय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वहीं वेदांश के चेहरे पर भी डेविल स्माइल थी। आखिर अब इन सब चीज़ों के बाद उसे हमेशा के लिए सृष्टि हासिल जो होने वाली थी। जैसे ही प्रोजेक्टर पर वीडियो ऑन हुई, सब लोगों की नज़र उस तरफ टिक गई थी। वहीं सृष्टि की आंखों में भी नमी तैर गई थी, क्योंकि वो नताशा को रस्सियों से बंधी हुई देख रही थी। ये उस वक्त की वीडियो चल रही थी जब सृष्टि वहां पर पहुंची भी नहीं थी और आद्विक नताशा को टॉर्चर कर रहा था, उस पर हाथ उठा रहा था और उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। ये सब देखते हुए सृष्टि ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। वीडियो में आद्विक की बात साफ साफ सुनाई दे रही थी जब उसने सृष्टि को फ़ोन किया था और सृष्टि को रूम में आने के लिए कहा था। वो सारी कन्वर्सेशन सबको सुनाई दे रही थी। तभी वीडियो आगे की तरफ बढ़ने लगी और अब उस रूम में सृष्टि आई। सृष्टि जब रूम में आते ही उसने नताशा को आद्विक के कैद से छुड़ाना चाहा, लेकिन आद्विक ने उसके साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी और वो ज़बरदस्ती आगे बढ़ती ही गई और फिर आद्विक का घिनौना रूप सबके सामने आया और फिर नताशा का आद्विक का मर्डर करना और सृष्टि का उसे बचाने के लिए मर्डर अपने ऊपर लेना। वो सब कुछ सब लोग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। नताशा को वीडियो में देखकर प्रलय का दिल कांप रहा था, क्योंकि अब सब उंगलियां नताशा पर उठने वाली थी। हालांकि जो चीज़ वीडियो में दिखाई जा रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि नताशा ने जो कुछ भी किया सेल्फ डिफेंस में किया, लेकिन लोगों की नज़रें तो अब नताशा पर आने ही वाली थी। वीडियो को देखते हुए वहां पर बातें होना शुरू हो गई थी और नताशा का नाम अब प्रलय को उन बातों में साफ सुनाई दे रहा था। उन बातों को सुनकर जज ने आर्डर देते हुए सबको शांत कराया और फिर सृष्टि की तरफ देखने लगे। वहीं मिस्टर जतिन जज की तरफ देखते हुए बोले, सच यही है माय लॉर्ड कि आद्विक का मर्डर मिस राणा ने नहीं बल्कि मिसेज आद्विक राय ने ही किया है। उन्होंने पहले पूरे 8 महीने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया, उन्हें अपने दोस्तों को बेचने की कोशिश की, उनके साथ हर रोज़ ज़बरदस्ती की, डोमेस्टिक वायलेंस किया और फिर जब इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाकर मिस्टर राणा की बहन नताशा राणा वापस अपने भाई के पास आए, तो भी मिस्टर आद्विक ने उन्हें परेशान करना छोड़ा नहीं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सब लोग वीडियो में देख चुके हैं। जज सृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन अगर ये सब मिसेज आद्विक ने किया है तो आप लोगों ने कानून को गुमराह क्यों किया? क्या आप लोग जानते नहीं हैं कि कानून को गुमराह करना कितना बड़ा अपराध है? तभी एकदम से प्रलय अपनी जगह से उठा और बोला, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ये बोलकर उसने एक नज़र वेदांश की तरफ देखा और फिर आगे की तरफ आया। वेदांश भी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे तो लगा था कि प्रलय ये सब देखकर चुप रहेगा, क्योंकि उसे ना सिर्फ सृष्टि को बल्कि नताशा को भी बचाना था। लेकिन प्रलय को आगे जाते हुए देख उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी प्रलय सबके सामने आकर खड़ा हुआ और जज की तरफ देखते हुए बोला, मैंने आज तक कभी किसी कानून को नहीं माना, क्योंकि प्रलय राणा कानून से ज़्यादा अपने वसूलों पर चलता है। लेकिन आज फिलहाल मुझे कानून के दायरे में रहकर अपने सो कॉल्ड राइवल्स के साथ डील करना पड़ रहा है। जज हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे
किसी भी इंसान को उनके सामने आकर इस तरह की बातें करना काफ़ी ज़्यादा हैरानीजनक था। तभी प्रलय ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और बोला, मैं यहाँ पर अपनी बहन नताशा को बुलाना चाहूँगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वहीं दूसरी तरफ से नताशा अंदर की तरफ आई। उसके चेहरे पर नर्वसनेस इस वक्त साफ देखी जा सकती थी। वो आकर सृष्टि के साथ खड़ी हुई। प्रलय जज की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तो कल्प्रिट अद्विक राय था, लेकिन वो तो खत्म हो चुका है, पर उसके अलावा भी एक कल्प्रिट है जो फिलहाल किसी की नज़रों के सामने नहीं आया, लेकिन हम लोगों के बीच मौजूद जरूर है। जज उसकी तरफ देखते हुए बोले, प्लीज़ मिस्टर राणा, आप साफ साफ कहिए, कहना क्या चाहते हैं। प्रलय तिरछा मुस्कुराया और बोला, दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है जज साहब। आजकल कहानियाँ बोली नहीं दिखाई जाती हैं। वो कहानियाँ जो लोग शुरू तो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन वो ख़त्म प्रलय राणा के हिसाब से होती हैं। उसकी बात सुनकर वेदांश के होश उड़ गए। प्रलय का एटीट्यूड इस वक्त बहुत कुछ बोल रहा था और तभी सामने प्रोजेक्टर पर एक बार फिर से एक वीडियो चलने लगी और उस वीडियो में वेदांश नजर आने लगा जो सृष्टि को देख रहा था तब जब सृष्टि प्रलय और कायनात की शादी में शामिल हुई थी। हालांकि वो वीडियो कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन उस वीडियो में इतना तो साफ पता चल रहा था कि वेदांश की नज़रें सृष्टि पर है। वो वीडियो देखकर सृष्टि भी हैरान थी, क्योंकि उसे इस वीडियो के बारे में दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था। वहीं प्रलय उस वीडियो की तरफ देखते हुए बोला, तो कहानी तब शुरू होती है जब वेदांश मित्तल ने मेरी वाइफ सृष्टि को मेरी शादी में देखा। हालांकि वो उसे पहले भी देख चुका था, क्योंकि सृष्टि उनके ऑफिस में इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन तब शायद उनकी खास मुलाकात नहीं हुई थी, या फिर ये कह लीजिए कि मुलाकात अधूरी सी रह गई थी। लेकिन यहाँ पर तो जैसे वो सृष्टि को देखकर एकदम पागल से हो गए। वो कहते हैं ना कि पहली नज़र वाला प्यार, तो आप बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, है ना मिस्टर वेदांश मित्तल। आपको मेरी पत्नी से पहली नज़र वाला प्यार हुआ था ना। ये बोलते हुए अब प्रलय पलटकर वेदांश की तरफ देखने लगा। वहीं सबकी नज़रें वेदांश पर खुद पर महसूस कर रहा था। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, बकवास बंद करो तुम अपनी। मैं सृष्टि से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम उस प्यार का इस तरह भरी महफिल में मजाक नहीं बना सकते। प्रलय तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं कहाँ मजाक बना रहा हूँ। मजाक तो तुमने बनाया था, वो भी सिर्फ प्यार का नहीं और बहुत सारी चीज़ों का। मैं तो बस एक कहानी सुना रहा हूँ और बाकी कहानी की तो अभी शुरुआत हुई है। क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। प्लीज़ अपनी जगह पर बैठ जाओ ना। ये बोलते हुए उसका अंदाज और भी ज़्यादा कातिलाना हो चुका था। तभी जज एक बार फिर से बोले, प्लीज़ मिस्टर मित्तल, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। उनके बोलने का लहजा बहुत अलग था। अमूमन कोर्ट अदालत में ऐसे इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि प्रलय जज का कुछ खास दोस्त था और प्रलय का रुतबा ही ऐसा था कि उसके सामने तो बड़े बड़े झुक जाएं। वेदांश जज की बात सुनकर अपनी जगह पर वापस बैठ गया। गुस्से से उसका चेहरा कांप रहा था और उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। वहीं प्रलय अब सामने प्रोजेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, तो शुरुआत तो आपने देख ही ली, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये बोलकर उसने सामने की तरफ देखा और बाकी सबकी नज़रें भी अब प्रोजेक्टर की तरफ ठहर गईं। सामने एक बार फिर से वीडियो चल रही थी, जिसमें प्रलय कायनात के साथ और वेदांश सृष्टि के साथ नजर आ रहा था। वो लोग डांस कर रहे थे और वेदांश सृष्टि को अजीब से तरीकों से छूने की कोशिश कर रहा था। सृष्टि का पूरा ध्यान प्रलय पर था, इसलिए वो उन सब चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रही थी। लेकिन प्रलय की नज़रों से कुछ छूट जाए, ऐसा कैसे हो सकता था। उसके बाद एक और वीडियो चला, जिसमें वेदांश से एक बार फिर से सृष्टि के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सृष्टि वहां से किसी दूसरी तरफ चली गई थी। और फिर उसके बाद वेदांश के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन आ गए थे। फिर एक वीडियो चली, जिसमें वेदांश अद्विक के साथ नजर आ रहा था और ये एक कैमरा फुटेज थे। हालांकि प्रलय के लिए ये सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहा था, क्योंकि वो अद्विक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। अगर वो शायद अद्विक पर ध्यान देता तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। वो पहले ही उसे ख़त्म कर चुका होता। लेकिन उस वक्त प्रलय अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी था कि वो किसी और चीज़ पर ध्यान दे ही नहीं पाया। पर प्रलय की किस्मत तेज थी, या फिर उसकी सृष्टि के लिए प्यार कुछ ज़्यादा ही गहरा था, जो सृष्टि के लिए उसने इस वीडियो को हासिल कर ही लिया था।
उसमें आद्विक और वेदांश की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो कि एक डील को लेकर हो रही थी, जिसमें वेदांश नताशा को खरीदने की बात कर रहा था। वो उसे डील ऑफर कर रहा था कि अगर आद्विक नताशा को वेदांश को सौंप देता है तो वेदांश उसे लगभग से 50 करोड़ रुपए देगा। ये डील सुनकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहीं प्रलय ने अब वीडियो स्टॉप की और जज की तरफ देखते हुए बोला, जब एक डील होती है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों देखे जाते हैं, पर शायद आपको इस वीडियो का प्रॉफिट ऐसे पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपको साफ शब्दों में समझाता हूँ। ये बोलकर उसने एक बार फिर से वेदांश की तरफ देखा और इस बार वेदांश का चेहरा और भी ज़्यादा कांप रहा था। उसके पसीने छूटने लगे थे। बेशक से अब प्रलय आगे कुछ नहीं दिखाता, इतना ही काफ़ी था वेदांश को जेल भिजवाने के लिए। सृष्टि हैरानी से प्रलय की तरफ देख रही थी और प्रलय ने अब एक नज़र सृष्टि और नताशा दोनों को देखा और बोला, वेदांश का निशाना नताशा थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आद्विक के सामने उसे हासिल तो कुछ और ही करना था, और जो वो हासिल करना चाहता था वो थी सृष्टि। इस डील का मकसद था नताशा को अपने पास बुलाना ताकि सृष्टि भी उसके साथ आए और फिर सृष्टि आद्विक का मर्डर करे और उस मर्डर के बाद वेदांश अपना आखिरी गेम प्लान शुरू करे। उसकी बात सुनकर जज के चेहरे पर भी सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वेदांश के तो पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। प्रलय ने मुस्कुराते हुए कहा, वेदांश का गेम प्लान था सृष्टि को हासिल करना, जिसे वो सीधा सीधा तो हासिल कर नहीं सकता था। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मुझे अपने सामने झुकाना, और मुझे अपने सामने झुकाने के लिए उसने मुझ पर वार नहीं किया, क्योंकि अगर वो मुझ पर वार करता तो वो हार जाता। इसलिए उसने मेरी कमज़ोरी पर वार किया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो मेरी कमज़ोरी समझ रहा है वो मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। उसके चेहरे पर सृष्टि के प्यार का गुरूर साफ नजर आ रहा था। प्रलय ने आगे कहा, उसने सृष्टि को इस मर्डर में फंसाया और फिर मेरे सामने ऑप्शन रखा कि वो मुझे इस मर्डर के कुछ वीडियो प्रूफ देगा, जो कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं। बस बदले में मुझे सृष्टि को डिवोर्स देना होगा और अपनी प्रॉपर्टी भी वेदांश के नाम करनी होगी, ताकि मैं किसी भी तरह से उसे डबल क्रॉस ना कर पाऊँ। उसकी बात सुनकर सबकी नज़रें वेदांश पर और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। वेदांश के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी थी। वहीं सृष्टि भी गुस्से से वेदांश को देख रही थी। प्रलय सृष्टि और नताशा की तरफ देखते हुए बोला, नताशा मेरी बहन है, मेरी सगी बहन नहीं है वो, लेकिन सगी बहन से भी बढ़कर है। बहुत प्यार करता हूँ मैं उसे। बेशक से हम दोनों के बीच अतीत में जितनी भी प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। और मेरी यूनिवर्स तो मेरी पूरी दुनिया है। यूं ही मैं उसे यूनिवर्स नहीं कहता तो भला उसे ऐसे ही किसी के हाथों में कैसे सौंप सकता था। इसलिए मैंने भी ज़रा सा अपना दिमाग चलाया और मुझे सबसे पहले चाहिए था टाइम, जो मुझे वेदांश ने खुद ही दे दिया। मुझे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। उसकी तसल्ली के लिए मैंने प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन भी कर दिया और डिवोर्स पेपर पर भी। मेरे लिए वो पेपर्स मैटर ही नहीं करते। मेरी यूनिवर्स कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है। वेदांश गुस्से से अपनी जगह से उठा और चिल्लाते हुए बोला, ये सब झूठ है। माना मैंने आद्विक का मर्डर प्लान किया, लेकिन इसके अलावा मैंने प्रलय के साथ कोई गेम नहीं खेली है। प्रलय ये सब झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है मुझ पर। मैंने उसे बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं किया। वो खुद मेरे पास हेल्प मांगने आया था, लेकिन मेरे पास उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो तो मैं किसी तरह होटल से ये CCTV फुटेज, उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय बोला, तुमने मेरे साथ कोई गेम नहीं खेली? हाँ, वेदांत तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। प्रलय हंसा और बोला, गेम तो तुमने खेली थी, लेकिन सामने से मैं दांव ना चलूं ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा गेम प्लान तो सबने देख लिया, अब तुम ज़रा सा मेरा गेम प्लान भी देख लो, और यकीनन मेरे गेम प्लान में सबको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि तुम्हारी तरह कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ मैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी और वेदांश बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। जज प्रलय की तरफ देखते हुए बोले, आपको कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर राणा। यहाँ पर बैठा हर एक इंसान अच्छे से समझ चुका है कि कल्प्रिट कौन है और सज़ा किसे होनी चाहिए। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
नहीं जज साहब, जब तक क्लाइमेक्स नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। ये बोलकर उसने एक बार फिर से सामने की तरफ इशारा किया, जहाँ पर उसके आदमी ने अब प्रोजेक्टर पर कुछ अलग ही वीडियो चलाई, जिसमें वेदांश और प्रलय के बीच जब पहली बार डील हुई तो वो सारी डील और सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वेदांश ने जिस तरह से उसके सामने ऑफर रखा, प्रलय ने जिस तरह से ऑफर एक्सेप्ट किया, वो सब उस वीडियो में दिख रहा था। उसके बाद एक और वीडियो चली जिसमें वेदांश ने सृष्टि पर अटैक करने के लिए अपने आदमियों को भेजा था और फिर दूसरी तरफ वो खुद प्रलय के पास आया था, जहाँ पर वो उसकी और कायनात की शादी करवाना चाहता था। उस वीडियो के ख़त्म होते ही एक वीडियो और चली जिसमें वेदांश कायनात पर अटैक कर रहा था। वो वीडियो सृष्टि ने हिडन कैमरा से बनाई थी जो उसकी ड्रेस पर लगा हुआ था। उसके बाद एक और लास्ट वीडियो चली जिसमें वेदांश और सृष्टि के बीच की वो बातें थी जो शादी के मंडप में हुई थी। अब इतने सारे प्रूफ देखने के बाद अगर कोई वेदांश को मासूम समझता तो फिर या तो वो अक्ल से अंधा होता या फिर दिमाग से पैदल। वेदांश समझ चुका था कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। वो हद से ज़्यादा कांप रहा था और उसका पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। उसकी सांसें भी जैसे धीमे चलने लगी थी। खुद को फंसता हुआ देखकर उसे अफसोस हो रहा था कि उसने इतनी सारी बेवकूफ़ियाँ कैसे कर दी, ये जानते हुए भी कि प्रलय राणा मास्टरमाइंड है। भला वो उसे कम आंकने की गलती कैसे कर सकता था। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो जानता था कि प्रलय उसे इस तरह से डबल क्रॉस कर सकता है, इसलिए उसने अपना प्लान भी बनाया हुआ था। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाला और एक मैसेज टाइप कर किसी के नंबर पर सेंड कर दिया। प्रलय तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके कदम अपने आप रुक गए जब सृष्टि जोरों से चिल्लाई। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर सृष्टि को अमय ने गर्दन से पकड़ रखा था। उसने सृष्टि के माथे पर गन पॉइंट कर रखी थी और प्रलय की तरफ देखकर वो जोरों से हंसे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर वेदांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। हालांकि उसने मानव को ये काम सौंपा था कि वो प्रलय की जान ले, लेकिन जिस तरह से अमय ने सृष्टि की तरफ गन पॉइंट कर रखी थी वो भी नज़ारा उसके लिए कम सुकूनदायक नहीं था। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और तभी उसकी नज़र मानव पर गई जो दरवाजे पर खड़ा था। अगले ही पल मानव भी तेजी से आगे की तरफ आया। प्रलय जैसे ही सृष्टि की तरफ बढ़ने लगा, मानव तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, खबरदार, अगर सृष्टि की तरफ अपना कदम भी बढ़ाया तो। उसे वहां पर देखकर प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। वहीं वेदांश जोरों से क्लैप करने लगा। वो क्लैप करते हुए आगे की तरफ आया और बोला, तुम्हारा खेल तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तुमने मुझे डबल क्रॉस किया, लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारे दुश्मन कम नहीं है, और जिसके दुश्मन कम नहीं होते ना, वो बेशक से जितना मर्जी शातिर खिलाड़ी क्यों ना हो, जाल में तो वो फंस ही जाता है। ये बोलते हुए वो बिल्कुल प्रलय के सामने आकर खड़ा हो गया था। वहीं प्रलय का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। सृष्टि और नताशा दोनों एकदम से डर चुकी थी और वहीं अदालत में बैठा हर एक शख्स हैरान था। जज तुरंत अपनी जगह से उठकर बोले, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? आप सब लोग कानून की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। आप सब लोगों को सज़ा होगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने हाथों में पकड़ा हुआ हथियार नीचे रख दें। वहीं पुलिस भी मानव और अमय की तरफ देख रही थी और सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। प्रलय वेदांश की तरफ देखते हुए बोला, तुझे लगता है कि तुम लोग गिनती में ज़्यादा होगे तो मुझे काबू कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। प्रलय राणा हूँ मैं, हारना मेरी फितरत नहीं। वेदांश गुस्से से बोला, और मैं भी वेदांश मित्तल हूँ। अगर हारना तुम्हारी फितरत में नहीं है तो मैंने भी कभी हारना नहीं सीखा। तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है कि अब बाजी तुम्हारे हाथ में है? बिल्कुल भी नहीं। अब बाजी पूरी तरह से मेरे हाथ में है। मानव प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, बड़ा प्यार है ना तुम्हें सृष्टि से? इस प्यार के लिए तो ना जाने तुमने किन किन लोगों की जान नहीं ली, लेकिन अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अब चलाओ तुम अपना दिमाग प्रलय राणा। सृष्टि मानव की बात सुनकर हैरान हो रही थी। उसे नहीं पता था कि प्रलय ने किसी की जान भी ली है। वहीं प्रलय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बकवास बंद कर अपने। मानव हंसा और बोला, क्या हुआ? अब अपने कारनामे सामने आए तो इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तूने मेरे माँ बाप को नहीं मारा,
तूने मेरे सामने उनकी जान ली थी और तू तो मुझे भी मारने वाला था, लेकिन तेरे ही एक आदमी ने मेरा साथ दिया और मुझे बचा लिया। और पता है इसके पीछे किसका हाथ था? तेरे इस सौतेले भाई का। ये बोलते हुए उसने अमय की तरफ देखा। सृष्टि ये बात सुनकर दंग रह गई। प्रलय ने मानव के माँ बाप को मारा है, ये बात उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। इंस्पेक्टर मानव और वेदांश की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर राणा ने अगर किसी का मर्डर किया है तो उन्हें कानून सजा देगा। आप लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर आप लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। वेदांश जल्दी से बोला, डरता नहीं हूँ मैं तुम सब लोगों की धमकियों से। इस प्रलय को क्या लगता है कि ये मुझे हराएगा? अब इसे पता चलेगा कि आखिर खेल होता क्या है। ये बोलते हुए उसने अब अमय की तरफ देखा और बोला, अगर मेरे इशारों पर चलोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। वैसे भी तुम इस प्रलय से हार चुके हो, बेहतर होगा मुझसे अपना हाथ मिला लो। अमय व्यंग से हंसा और बोला, तुम तो यार बड़ी जल्दी अपनी बात पलट देते हो। पहले तुम मानव के साथ मिलकर मेरी बुराई कर रहे थे और अब जब ज़रूरत पड़ी तुम्हें मैं भी काम का लगने लगा और मेरे लिए भी तुम्हारे मुँह से ऑफर निकलने लगे। उसकी बात सुनकर वेदांश तुरंत बोला, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे या नहीं। फालतू की बकवास मुझे नहीं सुननी। मुझे इस प्रलय राणा की जान चाहिए, उसके बाद सृष्टि को तो मैं खुद ब खुद हासिल कर लूँगा। ये बोलते हुए उसने अब एक नज़र सृष्टि की तरफ देखा। वहीं मानव तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। प्रलय राणा को तो मुझे ख़त्म करना है, लेकिन मुझे इस सृष्टि की जान भी चाहिए। इसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए और मेरी बहन पागल हो गई। इसे क्या लगता है कि मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके ये बच जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसे तो मैं ख़त्म करके ही रहूँगा। प्रलय गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, अगर तूने मेरी यूनिवर्स को जरा सी भी खरोच पहुँचाई मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मानो तुरंत बोला, तेरी खोखली धमकियों से डरता नहीं हूँ मैं। तुझे क्या लगता है जैसे तूने मेरे माँ बाप को मार दिया वैसे तू मुझे भी ख़त्म कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम मुझे ख़त्म भी कर दोगे तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन इस सृष्टि को तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। साला इसकी वजह से मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया और ये अपनी ज़िंदगी मौज से जी रही है। इसके माँ बाप को पैसे देकर इसे खरीदा था मैंने। उस वक्त तो बड़ा रोया करती थी कि ये मेरे लिए मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए मेरा हर टॉर्चर बर्दाश्त कर लेती थी। और अब ये उन्हें बिल्कुल भी भूल गई। ये भी भूल गई कि इसका भाई मेरे कब्ज़े में है। मन तो करता है उसकी जान ले लूँ, लेकिन नहीं, वो तो मेरे पास हुक्म का इक्का है। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि की आंखें बड़ी हो चुकी थी। मानव की बातें उसके दिमाग पर असर डाल रही थी। अभी तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी, लेकिन अब मानव की बातें सुनकर उसकी आंखों के सामने अचानक ही परछाई सी घूमने लगी थी। प्रलय गुस्से से मानव की तरफ देख रहा था। वो तुरंत बोला, आई डोंट केयर तेरे पास कौन है और कौन नहीं, लेकिन अगर मेरी यूनिवर्स को कुछ हुआ ना तो मैं सच बता रहा हूँ, तू मर जाएगा मेरे हाथों से। बेहतर होगा मेरी यूनिवर्स को मुझे दे दे। बोलते हुए वो अपने हाथ सृष्टि की तरफ बढ़ा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमय ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी और बोला, क्या बात है, जब तेरे पास तेरी खुद की ज़िंदगी का लाइसेंस नहीं है तो तू दूसरे के बारे में सोच भी कैसे सकता है? सृष्टि रोते हुए बोली, प्लीज़ डिस्ट्रॉयर को कुछ मत करना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर दर्द साफ नज़र आ रहा था। उसे अपने सिर में बहुत ज़ोरों से दर्द महसूस हो रहा था। प्रलय के साथ रहते हुए उसने कभी अपने अतीत के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए कभी उसे कुछ याद भी नहीं आया था। लेकिन अब वो अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक चेहरा घूमने लगा, जिसे याद करते ही उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। उसने एक झटके से अपनी आंखें खोली और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। प्रलय सृष्टि की तरफ देख रहा था। वो तुरंत बोला, तुम ठीक तो हो ना यूनिवर्स? वहीं सृष्टि मानव की तरफ देखते हुए बोली, मेरा भाई कहाँ है मानव? मानव हंसा और बोला, क्या बात है, बड़ी जल्दी तुझे तेरा भाई याद आ गया? अब तक तो तू बड़ा प्रलय के साथ चक्कर चलाने में बिजी थी, अब अचानक से तुझे तेरे भाई की याद कैसे आ गई? प्रलय तुरंत बोला, तुम इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना यूनिवर्स। ये आदमी एक नंबर का झूठा है। ज़रूर ये तुम्हारे सामने झूठी कहानी बना रहा है। आज तक मैंने कभी तुम्हारे मुँह से तुम्हारी फैमिली का जिक्र नहीं सुना।
मुझे इसकी बातों पर ज़रा सा यकीन भी नहीं है। सृष्टि तुरंत बोली, मानो झूठ नहीं बोल रहे हैं डिस्ट्रॉयर, वो सच बोल रहे हैं मेरा भाई। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मानो ने व्यंग से हंसकर कहा, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, चलो फिर तुम्हें सच में मिलवा ही दूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे की डेविल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई। प्रलय हैरानी से मानव की तरफ देख रहा था। वहीं वेदांश को भी अब मानव पर गुस्सा आ रहा था। उसने उसे काम क्या बोला था और वो काम कर क्या रहा था। उसने मानव से साफ साफ कहा था कि उसे प्रलय की जान लेनी है, लेकिन यहाँ पर तो मानव अपना अलग ही खेल खेलने में लगा हुआ था। वहीं बाकी सब भी हैरानी से उन सब लोगों को देख रहे थे। तभी अचानक से मानव ने सामने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर एक आदमी अपने साथ एक लड़के को लेकर आया। वो लड़का तकरीबन 17-18 साल का था। वो बहुत धीमे धीमे से चल रहा था। जैसे ही उस लड़के की नज़र सृष्टि पर गई, वो ज़ोर से चिल्लाया, दीदी। उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि ने भी तुरंत पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। सामने उस लड़के को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मानो उसके एक्सप्रेशन देखकर बोला, क्या बात है, बड़ी जल्दी तुमने अपने भाई को पहचान लिया। सृष्टि कांपती हुई आवाज़ में बोली, गोलू। उसके मुंह से गोलू सुनकर प्रलय भी हैरान रह गया था। वो भी गोलू की तरफ देख रहा था, जो तकरीबन सृष्टि से 3-4 साल छोटा था, लेकिन वो अपनी उम्र के हिसाब से मैच्योर नहीं था। उसका दिमाग थोड़ा बच्चों की तरह काम करता था। सृष्टि कांपने लगी थी। गोलू रोते हुए बोला, मुझे बचा लो दीदी, प्लीज़ मुझे बचा लो। उसकी पुकार सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी जो आदमी गोलू को वहाँ पर लेकर आया था, उसने उसके कंधे पर रखी हुई गन आगे की तरफ घुमा दी तो सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत गोलू की तरफ भागने लगी, लेकिन मानो ने जल्दी से उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ कस दी और बोला, ऐसे कैसे, तेरी वजह से मैं पूरे 1.5 साल से दर दर भटक रहा हूँ। अपना घर, अपनी फैमिली, सब कुछ खो दिया मैंने, और तुझे लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुझे तेरे भाई के पास जाने दूंगा। सृष्टि रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मानो, मुझे छोड़ दीजिए। आप जानते हैं ना, गोलू बिल्कुल बच्चों की तरह है। उसे इन सब चीज़ों की अक्ल नहीं है। उसका दिमाग इतना काम नहीं करता। प्लीज़ आप उसे इन सब चीज़ों के बीच में मत लाइए। उसका रोना देखकर मानो मुस्कुराया और बोला, तेरी आंखों में आंसू देखकर आज मेरे जलते हुए दिल को सुकून मिल रहा है। एक वक्त था जब तू मेरे सामने नज़रें उठाने से भी डरती थी, और उस दिन तूने मुझ पर हाथ उठाया। अब उस थप्पड़ का बदला लेने का वक्त आ चुका है। जहाँ सृष्टि की आंखों में आंसू देखकर मानो को सुकून मिल रहा था, वहीं प्रलय जोर से चिल्लाया, तू बहुत पछताएगा मानो वर्मा। मानो सातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, पछताने का वक्त गया प्रलय राणा, अब तो बदला लेने का वक्त आ चुका है। ये बोलते हुए मानो के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। इधर वेदांश के चेहरे पर भी स्माइल थी। वो इतना तो समझ चुका था कि मानो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, और वो जो भी करेगा उसके लिए तो बेहतर होगा। हालांकि वो सृष्टि को नहीं मारना चाहता था, क्योंकि अगर प्रलय खत्म हो गया तो सृष्टि ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल उसे मिल ही जाती। लेकिन वो मानव का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वहीं अमय भी अपनी गहरी नज़रों से प्रलय की तरफ देख रहा था। प्रलय मानव की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, तूने अगर मेरी यूनिवर्स को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया ना मानव, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मानव ने सृष्टि की तरफ अपना चेहरा घुमाकर कहा, अपने भाई को मरते हुए देखकर तुम्हें कैसा लगेगा। सृष्टि गुस्से से बोली, मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। मानो, आज तक तुमने मुझ पर इतने टॉर्चर किया है, उन टॉर्चर से तुम्हारा पेट नहीं भरा जो अब तुम एक बार फिर से ये सब चीज़ कर रहे हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। प्रलय गुस्से से बोला, यूनिवर्स हूँ मैं तुम्हारे साथ। सृष्टि के आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, मैं सब कुछ देख सकती हूँ डिस्ट्रॉयर, लेकिन अपने गोलू को। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी। वहीं प्रलय तुरंत बोला, मैं गोलू को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगर वो तुम्हारा भाई है तो मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन इस मानव के सामने तुम बिल्कुल नहीं झुकोगे। मानव तुरंत बोला, मत झुको, मैंने कब कहा है तुम मेरे सामने झुको। मुझे तो जो करना है मैं वो करके ही रहूँगा। वैसे भी ये गोलू किसी काम का नहीं, इसका तो दिमाग भी नहीं चलता। दिखता है 16-17 सालों का, लेकिन दिमाग 3-4 साल के बच्चे जितना भी नहीं। सृष्टि रोते हुए गोलू की तरफ देख रही थी। वहीं गोलू भी रो रहा था।
वो सृष्टि की तरफ देखकर बोला, दीदी मुझे डर लग रहा है। सृष्टि उसे चुप कराते हुए बोली, डरने की ज़रूरत नहीं है गोलू, तू फिक्र मत कर, तेरी दीदी है ना तेरे साथ, वो तुझे कुछ नहीं होने देगी। वहीं मानव हंसा और बोला, अरे अरे दीदी को गोलू की इतनी परवाह है, लगता है दीदी गोलू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन अगर गोलू सच में मर गया तो दीदी का सारा प्यार धरा का धरा रह जाएगा। चलो आज हम चेक करते हैं कि गोलू की दीदी गोलू से कितना प्यार करती है। ये बोलते हुए अब उसने अपनी गन गोलू की तरफ घुमा दी। वहीं इंस्पेक्टर तुरंत मानव पर चिल्लाते हुए बोले, खबरदार, अगर तुमने किसी पर भी गोली चलाई तो अब तक हम लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अगर तुम नहीं रुके तो हमें मजबूरन तुम्हारा एनकाउंटर करना पड़ेगा। ये बोलकर उन्होंने अपनी गन होल्डर से गन निकाली और मानव की तरफ पॉइंट कर दी। दूसरे इंस्पेक्टर ने भी अपने गन होल्डर से गन निकाली और अमय की तरफ बढ़ा दी थी। नताशा वहीं खड़ी ये सब देख रही थी, उसका दिल भी बहुत डर रहा था। मानव इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वो तो मुझे भी पता है कि अगर ये प्रलय राणा जिंदा बच गया तो ये मुझे भी जिंदा नहीं रहने देगा, मुझे मार देगा। अब जब किस्मत में मौत लिखी ही है तो क्यों ना एक रिस्क लिया जाए। बताओ सृष्टि, अपने भाई को बचाने के लिए तुम भी रिस्क लेना चाहोगी क्या? उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वहीं सब लोग हैरानी से मानव की तरफ देख रहे थे। वेदांश तुरंत बोला, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन अगर तुमने सृष्टि को, उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मानव बोला, अरे तू चुप रह, तुझसे अगर कुछ होता तो अब तक तू बहुत कुछ कर चुका होता। साले, अगर इतना पैसा और इतनी प्रॉपर्टी मेरे पास होती ना तो अब तक तो इस प्रलय राणा के 2 टुकड़े कर चुका होता मैं। क्या फ़ायदा तेरे इतने बड़े बिजनेसमैन होने का जब तुझसे इस प्रलय राणा को ख़त्म नहीं किया गया। प्रलय गुरूर से बोला, क्योंकि प्रलय राणा कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं जिसे कोई भी ख़त्म कर जाएगा। प्रलय राणा को ख़त्म करने के लिए दम चाहिए, जो तुझमें तो बिल्कुल भी नहीं। अगर होता तो अपनी बीवी को टॉर्चर नहीं करता, जिसे प्यार करना चाहिए उसे हर पल तकलीफ़ नहीं देता। मर्द वो होता है जो अपनी औरत को खुश रखे, उसे दुनिया की हर एक चीज़ उसके कदमों में ला कर दे। लेकिन तूने सृष्टि के लिए क्या किया? सिर्फ और सिर्फ उसे दुख और तकलीफ़ें दी है। तू जैसे मर्द पर तो लानत है, लानत। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वहीं मानव भी उसकी बातें सुनकर गुस्से से बौखला कर बोला, तेरी इतनी हिम्मत क्यों तू मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाए? तुझे तो मैं बताता हूँ। ये बोलकर उसने सृष्टि से एक बार फिर से पूछा, गोलू चाहिए या नहीं? सृष्टि तुरंत खोई हुई आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ गोलू को कुछ मत करना, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तुम प्लीज़ डिस्ट्रॉयर से लड़ो मत, उनकी बातों पर गुस्सा मत करो, वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, वो तुम्हें मारेंगे भी नहीं, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, आइंदा वो कभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, बस प्लीज़ गोलू को छोड़ दो। मानव हंसते हुए बोला, तुम्हारे गोलू की सिर्फ इतनी सी कीमत तो नहीं हो सकती। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें गोलू जिंदा दे दूंगा वापस, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम मेरा करना होगा। सृष्टि हैरानी से बोली, कैसा कैसा काम? उसकी बात सुनकर मानव ने एक नज़र प्रलय की तरफ देखा और बोला, अब तुम्हें सेलेक्ट करना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा भाई गोलू या फिर तुम्हारा पति ये प्रलय राणा। उसका ऑफर सुनकर सृष्टि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो गुस्से से बोली, बकवास बंद करो अपनी, खबरदार, अगर तुमने डिस्ट्रॉयर की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूँगी मैं। मानव जल्दी से बोला, बड़ा गुस्सा आ रहा है तुम्हें? जब वो तुम्हारे इस पति को इतनी खरी खोटी सुना रहा था तब तो तुमसे कुछ नहीं बोला गया, लेकिन अब मैं तुम्हारे इस डिस्ट्रॉयर के बारे में 2 बातें क्या कह दी, तुम तो गुस्से से पागल होने लगी। अगर इतना प्यार तुमने मुझसे किया होता तो कभी मैं तुम्हें टॉर्चर करता ही नहीं, पर तुम तो दूसरे मर्दों पर मरने वाली थी, तुम भला मुझसे कैसे ही खुश होती? तुम्हें तो बिस्तर पर कोई और ही खुश कर रहा था। उसकी बात सुनकर सबको उस पर गुस्सा आ रहा था। वहीं सृष्टि का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। प्रलय का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो इतने वक्त से मानव की बकवास बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मानव गुस्से से कांपते हुए बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। लगता है तुम भूल गई कि मानव वर्मा चीज़ क्या है। जब वो अपनी बीवी को टॉर्चर कर सकता है तो उसका भाई उसके लिए क्या ही मायने रखता होगा। कोई बात नहीं, अब तुम अपनी आंखों से अपने गोलू को मारते हुए देखो।
ये बोलकर उसने एक बार फिर से गन गोलू की तरफ पॉइंट कर दी। सृष्टि चिल्लाकर बोली, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आइंदा मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मानव बोला, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे इस प्रलय राणा की जान चाहिए, ये लो गन। ये बोलते हुए उसने सृष्टि को अपने हाथ वाली गन पकड़ाई। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई, उसका दिल डर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसने गन पकड़ ली, वो गन पकड़ते ही वो प्रलय के पास जाने वाली थी, लेकिन अचानक ही मानव ने उसकी गर्दन को जोर से कसकर अपनी बाहों में दबा लिया और अगले ही पल अपनी गन से दूसरी गन निकाल कर सृष्टि के माथे पर लगा दी। वो हंसते हुए बोला, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है? इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। माना तुमने मुझे पागल तो बहुत बनाया, लेकिन अब मैं पागल बनने वाला नहीं हूँ। अब तुम बताओ तुम क्या करोगी? इस प्रलय राणा की जान अपने हाथों से लेकर अपने इस भाई को बचाओगे या फिर अपने डिस्ट्रॉयर और अपने गोलू दोनों को मरते हुए देखोगे? उसकी बात सुनकर सृष्टि का पूरा दिमाग घूम चुका था। वहीं इंस्पेक्टर एक बार फिर से बोले, अपनी गन छोड़ दो मानो, वरना हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं तुम्हें, हमें तुम्हारा एनकाउंटर करना होगा। मानो गुस्से से बोला, मार दो, बेशक से मार दो, लेकिन इस प्रलय राणा के मारे बिना तो मैं चैन से मरूंगा भी नहीं। अमय और वेदांश दोनों बस मानव की तरफ देखे जा रहे थे, जो पागलों वाली हरकत कर रहा था। मानव ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी। इंस्पेक्टर ने भी उसकी तरफ जो गन पॉइंट की हुई थी उस पर अपनी उंगली रख दी थी। वो किसी भी वक्त उसका एनकाउंटर कर सकते थे। वहीं मानव ने एक नज़र इंस्पेक्टर को देखा, उसके पास सिर्फ एक ही मौका था। वो जानता था कि सृष्टि प्रलय की जान बिल्कुल भी नहीं लेगी, इसलिए अब उसने अपना दिमाग लगाया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर प्रलय समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, और उसे बस सिर्फ एक बात का डर था कि कहीं मानो सृष्टि को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसके लिए इस वक्त सृष्टि सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। वहीं सृष्टि का दिल भी जैसे धड़कने से इनकार कर रहा था। ना वो गोलू को कुछ होने दे सकती थी और ना ही प्रलय को, और वो भी मन ही मन एक फैसला ले रही थी। उसके सामने गोलू का चेहरा था, जिस पर उसे सिर्फ और सिर्फ आंसू दिखाई दे रहे थे, और प्रलय जो उसकी फिक्र में मरे जा रहा था। मानव का चेहरा एकदम से कांपने लगा और अगले ही पल उसने एक झटके से सृष्टि को छोड़ा। सृष्टि जैसे ही उसकी पकड़ से निकली, वो तुरंत घूमी और अगले ही पल उसने मानव पर गन तान दी। मानव का निशाना भी सृष्टि ही थी। वो जानता था कि शायद प्रलय की जान वो नहीं ले पाएगा। वैसे भी प्रलय राणा इतनी सस्ती जान नहीं थी जो एक ही गोली से चली जाए, इसलिए उसने सृष्टि की तरफ ही अपनी गन पॉइंट करते हुए गोली चला दी और अगले ही पल उसके चेहरे पर खून के छींटे आ गए। प्रलय ने जब गोली उसकी तरफ आते देखा तो तुरंत उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और अगले ही पल प्रलय के सीने में वो गोली लग गई। सृष्टि जोरों से चिल्लाई, मानव भी हैरान रह गया। उसी पल इंस्पेक्टर ने भी अपनी गन से गोली चलानी चाहिए, लेकिन उनकी गन से निकली गोली मानव को लगती उससे पहले ही प्रलय ने सृष्टि के हाथों में पकड़ी हुई गन खींची और एक के बाद एक लगातार मानव की तरफ शूट किया। तकरीबन 4-5 गोलियां सीधा मानव के सीने पर आकर लगी। अमय जो प्रलय की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा था, जैसे ही वो भी अपनी गन चलाने लगा, इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी तरफ से भी शूट कर दिया। अब वो और कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। अमय के कंधे पर जैसे ही गोली लगी, वो एकदम से चौंक गया और तुरंत बाहर की तरफ भागा। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को इशारा किया और वो लोग अमय के पीछे पीछे भागे। वही मानो दर्द से तड़पते हुए नीचे ज़मीन पर गिरा। उसका पूरा सीना गोलियों से छलनी हुआ था और प्रलय ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था, जहाँ से खून तेजी से बह रहा था। सृष्टि अपने जगह पर खड़ी फ्रीज हो चुकी थी। प्रलय के कदम लड़खड़ाए और वो नीचे गिरने को हुआ, लेकिन सृष्टि अब जल्दी से अपनी जगह से हिली और उसकी तरफ बढ़ गई। उसने प्रलय को सहारा देकर नीचे गिरने से बचाया। प्रलय ने उसके चेहरे की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आई लव यू यूनिवर्स। उसकी बात सुनकर सृष्टि रोते हुए बोली, बट आई हेट यू डिस्ट्रॉयर। प्रलय तुरंत हंसते हुए बोला, अगर मर गया तो पछताओगी, इसलिए जल्दी से आई लव यू बोल दो। सृष्टि रोते हुए अपना सिरनामे हिलाकर बोली, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी डिस्ट्रॉयर, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। नताशा भी जल्दी से प्रलय के पास आई और उसे संभालते हुए बोली, आपको कुछ नहीं होगा भाइयों, आपको कुछ भी नहीं होगा, हम हैं ना आपके साथ, हम अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ये बोलते हुए वो भी बुरी तरह से रो रही थी।
इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी टीम को इशारा किया तो वो लोग भी जल्दी से प्रलय के पास आए और प्रलय को सहारा देने लगे, लेकिन प्रलय ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। कहा था ना तुमसे, तुम जिद हो मेरी, और जब मैं खत्म तो मेरी जिद रहकर क्या करेगी? और अगर मेरी जिद सही सलामत है तो मुझे चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर सृष्टि कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बस रोते हुए उसकी तरफ देख रही थी और अब प्रलय ने तुरंत अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए थे। वो सृष्टि का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सृष्टि उसके रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे सहारा देकर बाहर गाड़ी की तरफ ले जा सके, लेकिन प्रलय बस सृष्टि का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहीं वेदांश ने भी वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे भी अपनी हिरासत में ले लिया था। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के बाहर नताशा ने एक झटके से गाड़ी रोकी और सृष्टि तुरंत गाड़ी से बाहर निकले। प्रलय उसके साथ बैक सीट पर था। वो प्रलय को लेकर अंदर की तरफ आई। प्रलय अब चलने की हालत में भी नहीं था, लेकिन वो लोग एम्बुलेंस का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, इसलिए नताशा और सृष्टि से गाड़ी में ही हॉस्पिटल लेकर आए। प्रलय तो आने से भी मना कर रहा था, ये कहकर कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सृष्टि उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आई थी। उसके आते ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और डॉक्टर ने तुरंत उसकी सर्जरी शुरू कर दी थी, क्योंकि गोली कंधे से थोड़ा नीचे और सीने से थोड़ा ऊपर अंदर तक धंस गई थी। प्रलय के आदमियों ने गोलू को वहां से लेकर राणा मेंशन पहुंचा दिया था। गोलू का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन कुसुम जी उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि का हॉस्पिटल में रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। नताशा उसे संभालते हुए बोली, प्लीज़ आप रोना बंद कर दीजिए भाभी, आप रो क्यों रहे हो? भाई को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सृष्टि रोते हुए बोली, जब तक मैं डिस्ट्रॉयर की ज़िंदगी से नहीं जाऊंगी ना, मुझे नहीं लगता कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी सही होगा। मेरी वजह से जब से मैं उनकी लाइफ में आई हूँ और तब अब से ये उनके साथ बुरा ही होता आ रहा है। उसकी चेहरे पर पहले उन्होंने आंसुओं के मेरे साथ लिए साथ इतना सब गुस्सा कुछ भी किया, छलक लेकिन रहा मेरी था। याददाश्त के नताशा चलते ने मैं जल्दी उन्हें से छोड़कर उसका चली चेहरा गई। अपने हाथों उन्हें में थाम कितनी कर उसे तकलीफ अपने हुई सीने होगी, से लगाया और जब से बोली, मैं वापस आई आप हूँ कुछ तब ज़्यादा से ही कोई ना सोच कोई रही हैं प्रॉब्लम भाभी, आ ही प्लीज रही ऐसा है। मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके आने से बुरा कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपके आने से तो भाई की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं। वो प्यार करते हैं आपसे, और प्यार से बड़ी खुशी तो कुछ होती ही नहीं है। और प्रांस भी तो उनकी ज़िंदगी में आपकी वजह से ही आया है ना। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अगर भाई को पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। प्लीज़ आप ये सब बातें मत कीजिए। उसकी बात सुनकर सृष्टि चुप हो गई, लेकिन उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय की इस हालत की जिम्मेदार वही है, मानो गोली उसे मारना चाहता था, लेकिन प्रलय ने बीच में आकर वो गोली अपने सीने पर ले ली। तभी डॉक्टर वहां पर आए और सृष्टि जल्दी से अपनी जगह से उठकर उनके पास गई। डॉक्टर सृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमें मिस्टर राणा को जल्द से जल्द ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उनका ब्लड ओ नेगेटिव है, इसलिए उन्हें सिर्फ ओ नेगेटिव ही। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि बोली, मेरा ब्लड ओ नेगेटिव है, प्लीज़ आप मेरा ब्लड ले लीजिए, लेकिन मेरे डिस्ट्रॉयर को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने जल्दी से नर्स को इशारा किया और बोले, प्लीज़ आप जल्दी से सारी फॉर्मेलिटी और टेस्ट पूरा कीजिए और जल्द से जल्द इनका ब्लड लेकर पेशेंट को ब्लड चढ़ाइए। नर्स ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो सृष्टि को लेकर अंदर की तरफ चली गई थी और नताशा वहीं पर खड़ी थी। उसने अब जल्दी से कुसुम जी को कॉल किया और उन्हें सब चीज़ों के बारे में बताया। जैसे ही कुसुम जी ने प्रलय की हालत के बारे में सुना, उनका दिल बैठ गया। प्रलय को अगर हल्की सी खरोच भी आ जाए तो उनकी जान निकलने को हो जाती थी, और अब तो उसके सीने पर गोली लगने की बात सुनकर तो जैसे सच में उनकी जान ही निकल रही थी। वो जल्दी से बोली, मैम मैं भी हॉस्पिटल आ रही हूँ। नताशा उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं मॉम, एक काम कीजिए, आप वहीं पर रुकिए, मैं घर पर आती हूँ ताकि मैं प्रांस को संभाल सकूँ, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइएगा। कुसुम जी तुरंत बोली, हाँ तो प्लीज़ जल्दी से घर आ जाओ। नताशा ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और प्रलय के मैनेजर को वहीं पर रुकने के लिए कहा और फिर जल्दी से खुद हॉस्पिटल से बाहर आने लगी। लेकिन अचानक ही के शख्स से उसकी जोरदार टक्कर हुई और उसके सिर पर एकदम से दर्द हुआ। वो गुस्से से उस इंसान की तरफ देखते हुए बोली,
पागल हो क्या तुम? अंधे हो? दिखाई नहीं देता तुम्हें? अगर आंखें खराब है तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो तुम। यहाँ पर काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, एक आधे से अपना ट्रीटमेंट करवा लो, बेवकूफ़ कहेंगे। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ चली गई और वहीं उस शख्स ने बस तिरछी नज़रों से उसे देखा। किसी भी नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए पिछले सारे चैप्टर को क्लोज करना ज़रूरी होता है। तो आद्विक, अमेय, मानव और कायनात, इन सभी का चैप्टर क्लोज करना ज़रूरी था और आज इन सभी के चैप्टर से आप लोगों को छुटकारा मिल गया है। अब आप आगे आने वाले एपिसोड में सृष्टि, प्रलय, नताशा और उसके पार्टनर के साथ इन सब की हैप्पी लाइफ देखेंगे। नताशा और उसके पार्टनर की पहली मुलाकात आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।